हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 9। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इस क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। माय नेम इज प्रवीण पांडे एंड यू आर वाचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनाकल टेक्नो स्कूल। चलिए बच्चों, पहला हेडलाइन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? पहली बात तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक मींस चार्ज। ठीक, फील्ड लाइंस, चार्ज के अराउंड में कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाएंगी, जिन लाइंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये लाइंस कैसी होती हैं? सुनिए बच्चे, हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बता रखा है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, यानी हम स्टैंडर्ड पॉजिटिव को लेके बात करेंगे, यानी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव को लेके बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करता है। ठीक, यानी उसका फील्ड रिपल्सिव फील्ड होगा। ठीक, नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो उसका फील्ड अट्रैक्टिव फील्ड होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर कोई चार्ज किसी प्लेस पे रखा हो तो उसके अराउंड जो फील्ड बनता है दैट फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो फील्ड इनविजिबल होता है, उसमें दिखाई नहीं देता है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी है, या दो डिफरेंट पॉइंट पर उनके मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन नहीं समझ सकते हैं, या फिर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वो इनविजिबल होता है कंप्लीटली से। ठीक है, वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना? तो पहली बार माइकल फैराडे साहब ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इसमें। उन्होंने सजेस्ट किया पहली बार, माइकल फैराडे साहब ने, कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि किसी चार्ज के अराउंड फील्ड का पैटर्न कैसा है, फील्ड किस तरीके का है, या फील्ड का नेचर क्या है, समझा जा सके। यानी उस फिगर को देख करके ये समझा जा सके कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, या दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में कंपेयर किया जा सके कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने, माइकल फैराडे साहब ने सजेस्ट किया कुछ चार्ज के अराउंड कुछ लाइंस ड्रॉ करने के लिए। ठीक, कुछ इस तरीके की लाइंस उन्होंने ड्रॉ करी, ठीक, जिसके किसी भी पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिनोट करता है। क्या हमने कहा? आई रिपीट, फैराडे साहब ने चार्ज के अराउंड कुछ इमेजिनरी लाइंस कंस्ट्रक्ट की, इस तरीके की लाइंस की उसके किसी भी पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिनोट करता है। लाइक मैं बोर्ड पर आपको समझा रहा हूं। देखिए बच्चों, अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया जाए, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक लाइन मैं इस तरीके की बना रहा हूं, आप देखिएगा ये लाइन। अब इस लाइन में कोई भी पॉइंट लीजिए, जैसे ये पॉइंट आप लीजिए। इस पॉइंट पर उन्होंने ये जो लाइन बनाई, ऐसी लाइन बनाई, बताया कि इस पॉइंट के इस कर्व के टेंजेंट बनाइए। ये टेंजेंट, ये जो टेंजेंट होगा, दिस टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। यानी ऐसी लाइन कंस्ट्रक्ट करी जिसके किसी भी पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। लाइक देखिए यहां पे, सपोज करिए कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव। ठीक है, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव। ये पॉजिटिव के कारण है और ये निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव। अब समझना बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव थोड़ा कम होगा क्योंकि चार्ज का डिस्टेंस ज़्यादा है, और ये डिस्टेंस कम है इसलिए इसका वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? E ड्यू टू निगेटिव और E ड्यू टू पॉजिटिव, इन दोनों का रिजल्टेंट पता करते हैं। तो जब रिजल्टेंट देखते हैं, ठीक, तो ये डायरेक्शन आया हमारा। ये किस मेथड से हो रहा है? पैरेललोग्राम मेथड से। पैरेललोग्राम मेथड से। दिस इज द E नेट, इट इज द E नेट।
क्लियर हो गया। तो इन्होंने माइकल फैराडे साहब ने कुछ इस तरीके की लाइंस बनाई, इमेजिनरी लाइंस, जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट डालिए तो क्या बताएगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। सिंपल सा है। यानी इन लाइंस को देख करके हम समझ सकते हैं कि किसी भी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा स्पेस में। ठीक, इसका मैं पूरा पैटर्न आपको बना के दिखा रहा हूं। अगर क्या लिया जाए, पॉजिटिव चार्ज लिया जाए, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, तो पॉजिटिव चार्ज लिया तो इसके एवरी पॉइंट पर फील्ड किधर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक, तो अगर मुझे एक ऐसा कर्व ड्रॉ करना हो या लाइन ड्रॉ करना हो जिसका टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताए, इस केस में तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये बनेगा इस तरीके का। अब ये लाइन हमने बना दी, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको निकालना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इस पर टेंजेंट बनाइए, और स्ट्रेट लाइन है तो टेंजेंट खुद स्ट्रेट लाइन सेल्फ हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज हो गया। अगर इस पॉइंट पर देखना है, इस पॉइंट पर देखना है, इस पॉइंट पर देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। इन सारे डायरेक्शन को लेते हुए एक ऐसी लाइन बनाई जाए जो लाइन इन सब डायरेक्शंस का टेंजेंट हो, तो क्या बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट बनेंगी, जो कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। ये हो गया, क्लियर हो गया, इस तरीके से हो गया। ठीक, अब बच्चों मैं समझा रहा हूं, जैसे ये वाला जो चार्ज था, अब आप देखिए पहले मैं बना लेता हूं इसके लिए नेगेटिव चार्ज के लिए। सपोज दिस इज अ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। ठीक, इसमें कैसा होगा, इसके एवरी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो स्ट्रेट लाइन इनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, स्ट्रेट लाइन इनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी इस तरीके से। क्लियर हो रहा है सबको? दिस इज द फील्ड लाइंस, ये हो गया फील्ड लाइन। क्लियर है? तो मैं क्या कर रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर ये नेगेटिव चार्ज है, इसके अराउंड फील्ड किस तरीके का होगा, रिपल्सिव होगा कि अट्रैक्टिव होगा, इस फिगर को देख करके हम लोग इजीली समझ सकते हैं। अभी इस फिगर से और भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस होंगे और बहुत सारी चीजों को सीखेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस में जब एंट्री करेंगे तब सीखेंगे इसको थोड़ी देर बाद। तो देखिए बच्चों, और ये जो लाइंस में बना रहा हूं, ये जो लाइंस में बना रहा हूं, ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं। एक्चुअल में ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फैराडे साहब ने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को समझने के लिए ये लाइंस कंस्ट्रक्ट किया, ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट किया। लाइफ में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए लाइक ये मैंने बता दिया। अगर हम लोग फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, इसके कारण एक प्लस और एक माइनस के कारण, ठीक है, तो इस पूरे इसको पैटर्न को कंप्लीट किया जाए। इसके अंदर में एवरी पॉइंट पर फील्ड किधर की तरफ होगा, निगेटिव चार्ज की तरफ होगा। ठीक, तो ये बनेगा डायरेक्शन, इसमें ये बनेगा, ये लाइंस बनेंगे, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी, प्लस से निकलेंगी और जाके टर्मिनेट कहाँ होंगी, निगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएंगी। इस तरीके से हुआ इनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए, तो आप क्या करें कि इस वाले फिगर को थोड़ा सा पहले बना लीजिए जल्दी से, और फिर मैं इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ठीक, एक बात क्लियर हो गया, मैंने क्या बताया, चार्ज के चारों तरफ कुछ ऐसी लाइंस ड्रॉ करेंगे जिन लाइन के किसी भी पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इन लाइंस को या इन कर्व्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब सुनिए बच्चों, जैसे मान लो कि अगर आपको जानना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगी, तो देखिए एरो मैंने बनाया है ऐसे, इस तरीके से एरो है। ठीक, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो इधर की ओर, एरो के डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर होगा? सो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है तो उस पॉइंट से गुजरने वाली फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? चलिए अब मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, पहले डेफिनेशन लिख लो आप, ठीक? चलिए भाई डेफिनेशन में लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ये बेसिकली एक लाइन होती है या कर्व होती है। आर लाइंस और कर्व्स drawn around a charge, or group of charge, drawn around a charge or group of charge such that tangent at any point on these lines, मैं इस फिगर को मिटा देता हूं, ठीक है? बाद में इसको फिर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हम लोग को। टेंजेंट एट दीज tangent at any point on these lines gives the direction of net electric field at that point। यानी ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं, किसी चार्ज के अराउंड ड्रॉ की गई वो इमेजिनरी लाइंस हैं जिनके किसी भी पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। बड़ी ही सिंपल से क्लियर सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइंस और कर्व्स ड्रॉन अराउंड ए चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दीज लाइंस gives the direction of net electric field at that point। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये सारी बातें मैंने यहां पर बता दी हैं बड़ी स्पष्ट ढंग से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें कुछ और भी पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे आप यहां पे नोट कर सकते हैं। बेसिकली ये लाइंस कैसी है? ये लाइंस क्या है? रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, वास्तव में ऐसी कोई लाइन होती नहीं है। बस ये लाइन हमने अपने समझने के लिए बनाया है ताकि हम समझ सके कि किस पॉइंट पर रिपल्सन होगा, किस पॉइंट पर अट्रैक्शन होगा। जैसे जहां पर इनवर्ड डायरेक्शन में है, लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्शन होगा, वो अट्रैक्शन का साइन हो गया। यहां पर आउटवर्ड है तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज जब भी रखोगे तो रिपल्सन होगा। ये बात क्लियर हो रहा है यहां से, ठीक? और डायरेक्शन तो आप इजीली पता कर ही सकते हो किसी भी पॉइंट पे, लाइक इस पॉइंट पे पता करना है तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? टेंजेंट के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये हो गई। तो इसमें हम एक बात और नोट कर सकते हैं बच्चों कि दीज लाइंस हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे आर प्योरली ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्टेड। प्योरली ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है? नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल में कुछ चीजें देखेंगे। चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ, इसे भी मैं मिटा लूं,
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि इनके किसी भी पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। सिंपल सा सबसे पहला पॉइंट, टेंजेंट at any point on these lines gives the direction of net electric field। पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक, क्या भाई कि इसके किसी भी पॉइंट पर, लाइक ये मैं फिगर बना दूं, ये लाइंस हैं, तो इस पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है। दूसरा पॉइंट, अगर ग्रुप ऑफ चार्ज है, सिंगल चार्ज है, सपोज मैं फील्ड पैटर्न भी बना देता हूं पॉजिटिव के कारण और निगेटिव के कारण। तो ये था, आपने देखा था पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज। ये चार्ज अलग अलग हैं, दोनों आइसोलेटेड सिस्टम है, इन दोनों को पास पास में नहीं है, अलग अलग इनका फील्ड पैटर्न पर बना रहा हूं मैं। पॉजिटिव के कारण आपने देखा रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड, और अगर निगेटिव के कारण देखोगे तो रेडियली इनवर्ड होता है। इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, अगर ग्रुप ऑफ टू चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। क्लियर? तो पॉजिटिव और नेगेटिव में ये बनेगा, प्लस से माइनस की ओर जाएगा इस तरीके से। प्लस से ओरिजिनेट होगा और माइनस पर जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। तो दीज लाइंस, यहां से एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि दीज लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। एक बात और क्लियर कर दो बच्चों, जब आइसोलेटेड चार्ज के बारे में बोलोगे, केवल पॉजिटिव के बारे में, सो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट इनफाइनाइट, और केवल आइसोलेटेड नेगेटिव के बारे में बोलोगे तो ओरिजिनेट फ्रॉम इनफाइनाइट एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, देन वी विल से ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। इस पॉइंट को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, नाउ 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट में एक बात देखा जाए कि दीज लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मैं लिख दूं, फिर समझा देता हूं। These lines do not intersects। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती भाई? पहले आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए ताकि मैं मिटा के आगे समझा सकूं। देखिए बच्चों, मैं पहला नंबर मिटा रहा हूं। सपोज करो ये 2 लाइंस हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से और इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सपोज करिए कि ये जो कॉमन पॉइंट है इनका,
जो कॉमन पॉइंट है, ठीक, उस पॉइंट पर अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर बताना चाहेंगे तो कर्व नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर बताएंगे तो इसका टेंजेंट बनेगा ये, दिस इज द टेंजेंट, इट इज द ई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट अलोंग दिस लाइन, ठीक, ये मिल रहा है कर्व नंबर 1 से, और इस पॉइंट पर कर्व नंबर 2 से अगर देखा जाए तो इस पॉइंट का टेंजेंट इधर की तरफ जाएगा। यानी क्या हो गया, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डायरेक्शन पॉसिबल हो गए, एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन, इधर भी इधर भी, जबकि नेट फील्ड का डायरेक्शन किसी न किसी एक डायरेक्शन में होगा, 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे डेफिनेशन ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या, उसके किसी पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है उसके 2 टेंजेंट हो गए, और 2 टेंजेंट पॉसिबल होने का मतलब हो गया कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन पॉसिबल हो गए, जो कि नहीं पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, यानी ये गलत है, ठीक है, सो नॉट पॉसिबल। क्लियर हो रहा है, यह है नॉट पॉसिबल। तो एक बात ये याद रखिएगा, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम शुरू करते हैं। 3 हो गए पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट देखिए बच्चों, 4th नंबर, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग is proportional to magnitude of charge, सपोज बच्चों मैंने क्या कहा यहां पर ध्यान से समझिए कि नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग, जो ओरिजिनेट होने वाली लाइंस है उसकी संख्या, या टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट होने वाली लाइन है उनकी संख्या किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी। चार्ज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा हम निकालेंगे, ओरिजिनेट करेंगे। एक्चुअली निकलती नहीं है, हमें बनाना ही है, तो कंस्ट्रक्ट करना है हमको। तो हम कितनी लाइंस ओरिजिनेट करेंगे, जितना बड़ा चार्ज होगा नंबर ऑफ लाइंस उतनी ज़्यादा ओरिजिनेट करेंगे। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास सपोज करो कि यहाँ पर है Q चार्ज, दिस इज प्लस Q, तो इस प्लस Q के कारण अगर मुझे फील्ड लाइंस बनानी होंगी तो 1 2 3 4, मान लो मैंने 4 लाइंस बनाए, ठीक है, 4 लाइंस। और अगर मुझे प्लस 2Q के कारण बनानी हो तो यहाँ पर प्लस 2Q कर दिया, ऐसा बना देंगे, दिस इज द प्लस 2Q। कितनी लाइंस हमने बना दी, देखिए 8 लाइंस, 2 2 4 2 6 2 8, यानी इसका जस्ट डबल हमें बनाना चाहिए। अमूमन लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा अधिक बना देते हैं, जबकि अगर चार्ज डबल है तो फील्ड लाइंस डबल होनी चाहिए, ट्रिपल है तो फील्ड लाइंस 3 टाइम्स होनी चाहिए, ठीक है, ये समझ के रखना है। तो फिलहाल आप इस बात को समझ चुके होंगे, क्लियर है, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगा, n प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ चार्ज Q, ठीक है। तो अब ऐसे समझते हैं एक बात और, मान लो ये जो दोनों चार्ज थे प्लस Q, ये था प्लस Q, ये था माइनस Q, क्लियर। जितनी लाइंस ओरिजिनेट हुई हैं उतनी ही लाइंस जाके वहां पे टर्मिनेट हुई हैं। बट अगर हमारे पास यहां पर ओरिजिनेट होने वाला हो गया प्लस Q और यहां जो हो गया माइनस 2Q, इस तरीके का चार्ज हो गया, तो जब आप यहाँ पर फील्ड लाइंस बनाएंगे ना तो जितनी यहाँ निकालेंगे उतनी यहाँ टर्मिनेट नहीं होगी, टर्मिनेट होने वाला ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। किस तरीके का फील्ड पैटर्न बनता है ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये होता है,
ये देखिए पॉजिटिव से कितनी लाइंस निकली है, 2 2 4 1 5 3 8, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली कितनी लाइंस होनी चाहिए, 16 लाइंस होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से लाइंस बनाएंगे, इसमें लाइंस आपको एक्स्ट्रा दिखानी पड़ेंगी। आप अप्रोक्सीमेटली कितना बनाएंगे, अप्रोक्सीमेटली क्या, एग्जैक्टली 16 लाइंस आपको यहां बनानी पड़ेंगे। काउंट कर लीजिए, नहीं होगा तो आप उसको बढ़ा लीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर 8 लाइंस हैं तो यहां पर 16 लाइंस होनी चाहिए। ये बनेगा फील्ड पैटर्न। क्लियर है? चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर लेके आते हैं, 5वां नंबर। ठीक है, अच्छा यहां पर एक और भी चीज कर सकते हैं, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। तो number of lines from 1 by number of lines from 2, n1 by n2 will be equal to mod of q1 by q2। प्रोपोर्शनलिटी साइंस है, लेकर के चले आए, n1 by n2 इक्वल टू मॉड ऑफ q1 by q2। एक ये प्रॉपर्टी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो मिटा देते हैं इसको। अब एक बात और समझिए बच्चों, 5 नंबर हो गया, 5 नंबर जो भी है नंबर आप डाल लीजिएगा, मैं भूल गया, 5 या 6 नंबर जो भी होगा। तो इसमें 5 नंबर में देखो क्या बोला जा रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सपोज करो मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट नंबर, नया बना लेता हूँ फिगर, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, दीज लाइन्स आर द फील्ड लाइंस। क्लियर है? तब तक तुम लोग भी पानी पी लो, मैं फिगर बना रहा हूं। तो चलो बच्चों देखो यहां पे, सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए और बी? ऑब्वियस सी बात है, सब लोग बोलेंगे सर EA इज ग्रेटर देन EB, EA ग्रेटर देन EB। क्लियर है? EA ग्रेटर देन EB। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस मैटर्स, यहां पर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वहां डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो ये तो आपको दिख रहा है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो उससे आप आसानी से बता दे रहे हैं। फील्ड लाइंस के द्वारा कैसे बताएंगे इस बात को? एक काम करते हैं कि एक हम ड्रॉ करते हैं स्फीयर, जो कि पॉइंट A से होके पास हो रहा है। ये स्फीयर पॉइंट A से होके पास होने वाला स्फीयर बनाया मैंने, और एक स्फीयर बना रहा हूं पॉइंट B से पास होने वाला, ये पॉइंट B से पास हो रहा है स्फीयर। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ लाइंस काउंट करिए पासिंग थ्रू द स्फीयर A एंड नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द स्फीयर B। कितने हैं इसमें? स्फीयर A से कितनी लाइंस पास हो रही है? 8 लाइन पास हो रही है, 8 लाइंस पास हो रही है। और B से भी कितनी लाइंस पास हो रही है? 8 लाइंस पास हो रही है। तो दोनों से नंबर ऑफ लाइन पासिंग तो सेम है, A से भी और B से भी। तो नंबर ऑफ लाइन के द्वारा ऐसा लग रहा है जैसे कि EA और EB में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर तो सेम है लेकिन फील्ड अलग अलग है। देखते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। इसमें हमने डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ स्फीयर A से, और इसमें डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ स्फीयर B से। कौन? न्यूमरेटर दोनों के सेम है, न्यूमरेटर दोनों के सेम है, लेकिन एरिया अलग अलग है। तो A का एरिया छोटा है, A का एरिया कम है, ये वाला डिनोमिनेटर कम है। फिगर में देखिए ये वाला डिनोमिनेटर कम है, ये डिनोमिनेटर कम है, तो ये वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी। सो दिस इज ग्रेटर देन दिस, इससे बड़ा हो गया। ये क्लियर हुआ सबको बात? अब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कहेंगे इसको। दिस इज द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया थ्रू स्फीयर A। स्फीयर A से नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा है, और स्फीयर A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा है। यानी ये हम कह सकते हैं कि जहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा होगी वहां पर इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो दिस इज दैट्स वाई EA ग्रेटर देन EB।
यानी क्या हमारा यहाँ स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि जिस पॉइंट पर n/a ज्यादा होगा, यानी E is proportional to number of lines per unit area, number of lines per unit area। यूनिट एरिया में जब लाइंस की संख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। जैसे मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एक एरिया ले रहा हूँ, ये 1 मीटर स्क्वायर, इसमें से मैंने लाइंस पास कर रहा हूँ, 2 लाइंस पास कर रहा हूँ, तो ये है ए एरिया, ये ए मान लो, और यहाँ पर एक ले रहा हूँ मैं, उतना सेम एरिया ले रहा हूँ 1 मीटर स्क्वायर, ये भी है 1 मीटर स्क्वायर, ये है बी। ठीक, तो यहाँ पर जब मैं लाइंस बना रहा हूँ, ऐसे देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा है बी वाले में, और यहाँ पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ लाइंस कम है। तो जहाँ पर लाइंस पर यूनिट एरिया ज़्यादा होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होंगी। तो ई बी ग्रेटर देन ई ए, बात क्लियर हो रहा है बी पर। यानी अब एक बात और आप बोल सकते हैं यहाँ से कंक्लूजन, जब फील्ड लाइंस की बीच की डिस्टेंस कम होगी, जहाँ पर डेंस होगा फील्ड लाइन, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और जहाँ रेयर होगा, दूर दूर होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं। इस वाले में देखिए, जैसे जैसे आप जब पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, जैसे जैसे दूर जाएंगे देखिए इनका गैप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है। जब गैप लाइंस के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयर होती जा रही है, रेयर हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे जैसे दूर जाएंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्लियर हो रहा है बात? यानी आप यहाँ लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट is proportional to number of field lines per unit area at that point। क्लियर है? ये एक 5वां नंबर पॉइंट आप लिख लेंगे। ठीक, यहाँ से कंक्लूजन भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कंक्लूजन भाई, मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, डेंसर द फील्ड लाइंस ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड रेयर द फील्ड लाइंस स्मॉलर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जहाँ पर डेंस होगा, डेंसर द फील्ड लाइंस ग्रेटर द इंटेंसिटी। क्लियर हो गया? डेंसर द फील्ड लाइंस ग्रेटर द इंटेंसिटी। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपको इसमें एक फिगर बनाऊं ऐसे, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैंने बना दिया ग्रुप। ठीक, मैं 2 पॉइंट आपको दे रहा हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा आपको ये बताना है। ठीक, तो बच्चों क्या है, पॉइंट ए के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास है, पॉइंट ए पर पास में, और बी में दूर है। तो क्या हो जाएगा, ई ए ग्रेटर देन ई बी। जहाँ डेंस होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा, जहाँ रेयर होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। सीधा सा बात है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 5 नंबर हो गया, 6 नंबर। 6 नंबर प्रॉपर्टी में क्या लिखा जाए बच्चों? 6 नंबर प्रॉपर्टी में लिखा जाए कि अगर बच्चों देखो, ये अगर कोई फील्ड लाइन है, सपोज करो ये कोई पॉइंट ले रहा हूं मैं P, ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इसके टेंजेंट की तरफ इधर होगा, वो कहलाएगा E। ठीक है,
इस E का मतलब क्या होता है, फिर से एक बार रिकॉल करिए, E का मतलब क्या, दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर पॉजिटिव +1 कूलम चार्ज रखने पर जितना फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो अगर यहां पर +1 कूलम फोर्स रखने पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है E, तो इस पॉइंट पर +Q चार्ज रखा जाए तो कितना फोर्स लगेगा, +Q चार्ज रखोगे तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा +QE, Q इंटू E, इतना फोर्स एक्ट करेगा, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा। दिस इज FE एंड दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू E। क्लियर हो रहा है। अगर मैं क्या करूं कि यहां पर अगर इस लाइन पर किसी एक पॉइंट पर, लाइन का डायरेक्शन ये है और यहां पर -Q चार्ज रख दो, सॉरी -Q, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ, टेंजेंट इधर वाले टेंजेंट की तरफ लगेगा, QE, मैग्नीट्यूड उसका QE होगा, डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। तो बात क्लियर हो रही है। यानी क्या मैं क्या बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा जाए या कोई चार्ज रखा जाए तो उस पर जो फोर्स लगेगा उस पॉइंट से पास होने वाले फील्ड लाइन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, Q इंटू E। क्लियर हो रहा है। तो इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स acting on a point charge, on a point charge kept in electric field acts along the tangent to the field line, tangent to the field line through that point, which is given by FE equals to Q into E। ये हो गया, FE equals to Q into E, इतना फोर्स एक्ट करेगा। क्लियर हो रहा बात, समझ गए सारे बच्चों। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए 6 नंबर पॉइंट, ताकि मैं आप 7 नंबर पॉइंट बनाऊं। चलिए 6 नंबर पॉइंट आई होप आप नोट कर चुके होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं अब। चलिए बच्चों, अब मैं 7 नंबर पॉइंट लिख देता हूं इसमें। 7 नंबर में देखिए क्या है, uniform electric field is represented by uniformly spaced या equally spaced straight lines, equally spaced parallel straight lines, देखिए मैंने ये लाइंस बना दी ऐसी, ये इक्वल डिस्टेंस पे, हर जगह का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये कहलाएगा क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कहीं भी पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ लाइंस सर्च करोगे तो इक्वल मिलेगा। ठीक, यानी लाइंस की डेंसिटी सेम है। अब इसमें यहाँ कोई चार्ज रख दो आप +Q, तो इस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E है, तो इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा QE, FE इक्वल टू QE। और अगर ये एक निगेटिव चार्ज है, मान लो यहाँ पर -Q रख दिया जाए, माइनस, तो इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का अपोजिट। ये बात याद रखनी है, FE इक्वल टू -QE।
क्लियर है? या केवल क्यों लिखे, डायरेक्शन तो हमने दिखाई दिया है पीछे की तरफ, क्लियर है ना? ये हो गया पॉइंट नंबर 7, ठीक है। इसको याद रखना है, इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो अभी इस पॉइंट में तो कुछ छूट नहीं रहा है। हाँ, एक और भी बात मैं आप सबको इसमें बता देता हूँ, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, हालांकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेयर Q1 इंटू Q2 इक्वल टू लेस देन 0, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, इस कॉन्सेप्ट का इस पर्टिकुलर केस के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक। तो बच्चों इसके दो केसेस बनते हैं, ये बात को ध्यान देना है। एक केस होगा कि Q1 इक्वल टू आप प्लस Q ले लो और Q2 इक्वल टू माइनस Q ले लो, क्लियर है? और एक हो सकता है कि Q1 इक्वल टू प्लस 2Q ले लो, या Q ले लो प्लस Q ले लो आप, और Q2 इक्वल टू माइनस 2Q ले लो। देखो बच्चों, एक सीधी सी बात है, लेस देन 0 का मतलब दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, यानी एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इक्वल अमाउंट के भी हो सकते हैं और अनइक्वल अमाउंट के भी हो सकते हैं। तो हमने एक बार इक्वल अमाउंट का ले लिया, एक बार अनइक्वल अमाउंट का ले लिया है, मैग्नीट्यूड का, क्लियर है? तो अगर इसका बनाओगे तो आपको सबको मालूम है, पहले से आपने बना रखा है, ये केस मैंने दिखा दिया था आपको। जितनी लाइंस ओरिजिनेट होंगी उतनी ही लाइंस टर्मिनेट होंगी, क्लियर है? इस तरीके से लाइंस बनी थी। और यहां पर क्या होगा कि अगर अलग अलग हैं, जैसे यहां है प्लस Q और ये है माइनस 2Q, तो जितनी ओरिजिनेट होंगी लाइंस उससे डबल टर्मिनेट होंगी यहां पर, क्लियर है? जो भी हो, इस तरीके से तो टर्मिनेट होने वाली संख्या यहाँ पे ज़्यादा होगी। थोड़ा सा इस फिगर को और मैं इस तरीके से बनाऊं, इसको ध्यान में रखिए, ये पैटर्न कुछ इस तरीके से नहीं, ऐसा बनता है। कुछ ऐसा बनता है, ठीक है? तो चलिए बच्चों, ऑलमोस्ट आप सब लोग समझ चुके होंगे इक्वल अमाउंट पर और अनइक्वल अमाउंट पर, क्लियर? चलिए मिलते हैं। ये मक्खियाँ आ रही है भाई, कैमरे पे बैठ जा रही हैं, हाँ? तो चलो इससे रिलेटेड एक दो बात और सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक? एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर वहां पर कोई पॉइंट चार्ज रखा जाए तो वो पॉइंट चार्ज पर लगने वाला फोर्स भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगा। पॉजिटिव है तो फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव है तो फील्ड के अपोजिट। तो चूंकि ये जो लाइन है इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन को भी शो करता है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है बात? चलिए, इतना सब कुछ क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आप इस पर आगे और कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके एग्जांपल से रिलेटेड। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया। अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल विथ जिंक कोटिंग हैंगिंग इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड E। आगे क्या कह रहा है, देखिए आपको समझा दूं कि ये एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी है E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज हैंग कर रहा है
यहाँ सॉरी चार्ज नहीं है, बॉल है, सिंपल बॉल है, प्लेट से हैंग कर रहा है। ठीक, आगे क्या कर रहा है, सनलाइट फॉल्स ऑन इट, इसके ऊपर मेटल की कोटिंग की गई है, इसके ऊपर सनलाइट गिराया जा रहा है। ठीक बच्चों, मेटल की कोटिंग है अगर इस पर और इस पर सनलाइट फॉल कर रहा है तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब एमिट होंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा तो इस प्लस चार्ज पर राइट में फोर्स लगेगा, राइट में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इस राइटवर्ड हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये जो थ्रेड होगा धीरे धीरे स्लाइटली इंक्लाइंड होता चला जाएगा। कह रहा है कि फाइनली इट मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल। वर्टिकल से कितना एंगल बनाने लगा, थीटा एंगल। ऐसा सोचिए, जब वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो बताना आपको ये है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द बॉल। इस बॉल ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। ठीक, एक बात समझिए इसके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जब इस पर सनलाइट फॉल हो रहा होगा तो क्या होने वाला है, इसमें धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स इसमें एमिट हो रहे होंगे और स्लोली इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स बढ़ रहा होगा। और स्लोली बढ़ने का मतलब धीरे धीरे स्लोली ये इसका एंगल भी बढ़ता चला जा रहा होगा। एक टाइम आया जब थीटा एंगल तक पहुंचाने के बाद हमने सनलाइट गिराना इसके ऊपर बंद कर दिया और वो हम पर जाके फाइनली डूब गया। ठीक, तो इस प्रोसेस में ये एवरी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम स्टेज में रहा होगा और फाइनल पॉइंट पर भी इक्विलिब्रियम में है। उस वक्त इस पर कितने फोर्स लग रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल में लग रहा होगा Fe, इसको Fe डैश करो, डाउनवर्ड में लग रहा होगा इसका वेट mg और इस इधर की तरफ लग रहा होगा टेंशन T। क्लियर है। इस Fe की वैल्यू कितनी होगी, सपोज करो इस पर कितना टोटल चार्ज प्रोड्यूस हो चुका है Q, तो Q इंटू E। अब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो क्या करेंगे, x और y कंपोनेंट को बैलेंस कराएंगे तो टेंशन का दो कंपोनेंट बनेगा बच्चों। टेंशन का एक वर्टिकल, ये वाला थीटा हो जाएगा, ये बनेगा t cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट बनेगा दिस इज द t sin थीटा। सो t sin थीटा विल बैलेंस द QE को बैलेंस करेगा और t cos थीटा बैलेंस करेगा mg को। 1/2 कर दो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, ये मक्खी बैठ जा रही है बार बार भाई कैमरे के ऊपर। T sin theta equals to QE, T cos theta equals to mg. Sin theta by cos theta, this is the tan theta, and tan theta equals to QE divided by mg. Implies that Q equals to, अगर Q equals to निकालोगे तो ये बनेगा mg tan theta divided by ये mg tan theta divided by E। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, इसमें हमको निकालना था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉल ने लूज किए। तो बॉल के ऊपर कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ, Q चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में अगर लिखना है तो Q इक्वल्स टू Ne होता है, N इंटू E, Q equals to Ne and that is equals to mg tan theta divided by E, implies that N equals to mg tan theta divided by small e into capital E. This is the number of electron lost by the metallic zinc coating। ठीक है ना, जिंक कोटिंग से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बच्चों इसी क्वेश्चन को ना एक थोड़ा सा दूसरा रूप दिया जाए, थोड़ा सा और एडवांस बनाया जाए इस प्रॉब्लम को। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मैं छोटा सा चेंज कर देता हूं। जो यहां पर सनलाइट फॉल करा करके चार्ज प्रोड्यूस किया गया है ना, अब मैं सनलाइट नहीं, मैं इसको सडनली एक चार्ज कैपिटल Q चार्ज दे रहा हूं, या Q चार्ज इसको दे दिया, सडनली अचानक से चार्ज प्रोड्यूस हो गया। ठीक, तब वो मैक्सिमम कितना एंगल डिफ्लेक्ट करेगा, थीटा के टर्म में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए बच्चे क्वेश्चन में बोल दिया इफ चार्ज Q suddenly appears
on the ball, then find the maximum deflection of ball. Maximum deflection of thread. थ्रेड का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको 11th क्लास के लेक्चर में वर्क एनर्जी पावर में आपको हमने सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया है। इस टाइप के केसेस में हम लोग क्या काम करना चाहिए, सडनली फोर्स जो क्रिएट हुआ Fe क्रिएट हुआ, Fe इक्वल टू QE, और एवरी पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, QE ही रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के केस में वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम का केस नहीं बनेगा ये। ठीक, इस टाइप के केसेस में यहां वेलोसिटी जीरो हो गई, इस टाइप के केसेस में आपको क्या करना चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। यहां पर कितने फोर्स है आपके पास, एक QE है हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक mg है डाउनवर्ड में, और एक टेंशन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। So work done by tension plus work done by mg plus work done by Fe, and that is equal to total change in kinetic energy K final minus K initial. Clear है? बच्चों टेंशन के द्वारा कोई वर्क डन नहीं होता, आप जानते हैं सब लोग, क्योंकि एवरी पॉइंट पर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। प्लस वर्क डन बाय mg डाउनवर्ड में लग रहा है और mg के अगेंस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में इतना ऊपर गया है, वर्टिकल डायरेक्शन में इतना ऊपर गया है पार्टिकल, आप ध्यान से समझिएगा। mg डाउनवर्ड है, mg के अगेंस्ट ऊपर गया है, तो क्या करेंगे फॉर्मूला, यहां पर हो जाएगा माइनस mg फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये निकाला जाए। बच्चों अगर टोटल इस लेंथ को हम L मानते हैं, इस लेंथ को L माना जाए, L पूरा, तो ये भी L है और ये बनेगा L cos थीटा, दिस लेंथ इक्वल टू L cos थीटा, दिस लेंथ इक्वल टू L cos थीटा, ये L cos थीटा बनेगा। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, L माइनस L cos, तो दिस इज L माइनस L cos थीटा, L माइनस L cos थीटा। क्लियर हो रहा है? एंड प्लस वर्क डन बाय Fe किधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो Fe इनटू डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल में वो यहां से यहां चला गया, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए। ये वाला कितना है भाई, ये बराबर होगा, देखिए, so this is L cos थीटा एंड दिस इज L sin थीटा, तो ये L sin थीटा हो जाएगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट L sin थीटा, दैट इज इक्वल टू K फाइनल जीरो, इनिशियली क्या था जीरो, ठीक है, ये हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। दिस इज L कॉमन होगा इसमें से, इस टर्म को आप राइट में भेज दीजिए, इसको लेफ्ट में रखिए, Fe को लिख दीजिए Q इंटू E इंटू L साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू वो हो जाएगा mgl इंटू 1 माइनस cos थीटा। दिस इज QE इंटू L साइन थीटा को आप लिख दो बच्चों, अच्छा अभी हम बनाते हैं, हाँ लिख दो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, दैट इज इक्वल टू mgl इंटू कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 1 माइनस और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। दिस इज द 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आप सब जानते हैं इसको। अब यहां से एक साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला आपको, ये L और L भी कैंसिल हो जाएगा। आप इस साइन कॉस थीटा से इधर डिवाइड कर दीजिए, आपको मिलने वाला है क्या चीज,
you will get tan theta by 2. Tan theta by 2 equals to tan theta by 2 इस mg से इधर डिवाइड करिए, QE by mg, QE by mg implies that theta by 2 equal to tan inverse QE by mg. Clear? That implies theta equal to 2 tan inverse QE by mg, और इक्वल टू आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan inverse, यहां लिख देता हूं, इक्वल टू 2 tan inverse tan theta, 2 tan inverse tan theta. क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया, वैसे ये भी आपका बनेगा आंसर. ठीक, चलिए बच्चों, ये क्लियर है, ये क्वेश्चन आप समझ गए, इसको आप अच्छे से एक बार सॉल्व करिएगा अपने हाथ से, तब जाके ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और भी हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड, देखिए कैसा है. देखिए बच्चों, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हियर इज अ रिंग, यहाँ पे एक रिंग है जिस पर चार्ज है +q चार्ज. दिस इज द एक्सिस, ये इसका रेडियस है कैपिटल R. एक्सिस पर यहां कोई पॉइंट चार्ज रखा गया -q एट सम डिस्टेंस x. ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज find the force, find Fe on -q, m. ये -q चार्ज है और मास है m मास है इस चार्ज का. कहा जा रहा है कि इस रिंग के द्वारा इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, ये फाइंड आउट आपको करना है. ठीक है, चलिए निकालते हैं फोर्स की वैल्यू. Fe इक्वल्स टू, इस रिंग के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E. वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, पहले ये निकालिए. E इक्वल्स टू, तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हो जाएगा K, इसका कैपिटल Q चार्ज है तो KQ x डिवाइडेड बाई R² प्लस x² पावर 3/2. क्लियर हो गया? इस चार्ज पर फोर्स किधर की ओर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है और निगेटिव चार्ज है तो फोर्स लेफ्ट में रहेगा. अभी बताया था मैंने आपको, तो फोर्स Fe लेफ्ट में रहेगा. तो Fe की जो वैल्यू होगी, अगर आप डायरेक्शन के साथ लिखना चाहें तो नेगेटिव होगा वो, तो -q into E. दिस Fe इक्वल्स टू माइनस ऑफ K कैपिटल Q स्मॉल q into x डिवाइडेड बाई R² प्लस x² to the power 3/2. This is the electric force acting on that charge. Clear है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं. क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि if x is very less than r, अगर x की वैल्यू r से बहुत छोटी है, ठीक, then discuss the motion, discuss the मोशन ऑफ -q के मोशन को डिस्कस करना है. चलिए देखिए बच्चों, Fe को हमने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन. सपोज एट एनी मोमेंट इट्स एक्सेलरेशन इज a, तो फोर्स ऑन इट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड इक्वल टू माइनस ऑफ KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर को इसमें से कॉमन करिए, बाहर आएगा तो 2 कैंसिल होगा, पावर 3 बाहर आएगा, R पावर 3. दिस इज 1 प्लस x² बाई R² होल पावर 3/2 इंटू x. देखिए बच्चों, कह रहा है कि x इज वेरी लेस देन r, तो यहां से क्या मिलेगा कि x² बाई R² इज वेरी लेस देन 1. x² बाई R² 1 से बहुत ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि x टर्म बहुत छोटा है, तो ये वाला टर्म यहां से निगलेक्ट हो जाएगा, इसको हम हटा देंगे. ठीक, और m से डिवाइड कर दो तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे
हमको मिलेगा A इक्वल्स टू माइनस ऑफ K Q बाई MR पावर 3 इंटू एक्स। जब ये जैसे रिलीज करोगे तो फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेगा। जब मूव करेगा तो ध्यान देंगे, मूव करते टाइम K कैपिटल Q स्मॉल q M और R कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ कौन वेरी करेगा? x वेरी करेगा। तो अगर इस कांस्टेंट को हटा दिया जाए यहां से तो क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और जब भी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है तो मोशन कौन सा होता है? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी ये चार्ज इस पॉइंट के अराउंड सेंटर के अबाउट क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा अलोंग द एक्सिस। कितना आएगा उसका टाइम पीरियड? देयर इज अ क्वेश्चन, वो भी एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एक्स बाई ए मॉड। बताया मैंने आपको पहले। सो इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर। अगर यहां से x बाई ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये टर्म ऊपर जाएगा, ये टर्म नीचे आएगा, तो बनेगा mr क्यूब डिवाइडेड बाई k क्यूब स्मॉल। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द माइनस q कॉमा m। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कहीं और से भी लगा सकते हैं। ठीक, चलिए, इसमें बच्चों एक चीज और भी मैं बता दूं आप सबको, थोड़ा सा ये पॉइंट छूट गया था कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, सिमिलर चार्ज प्लस, और ये है प्लस, दोनों अगर सिमिलर चार्ज हैं तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनेगा? ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस तरीके का कुछ पैटर्न आता है। तो बच्चों ये बन गया। जिस जगह पर, जैसे यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आसपास किसी न किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। अगर दोनों चार्ज इक्वल है तो ठीक बीच वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहां पर E इक्वल टू जीरो। और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड द नल पॉइंट। उस पॉइंट को N से डिनोट करते हैं, ये नल पॉइंट होगा। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव चार्ज के लिए बनाते हैं, अगर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं माइनस क्यू, यहाँ भी एक माइनस क्यू, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस क्यू। क्लियर? तो जो फील्ड लाइन आपने अभी बनाया है यहाँ पे, ठीक है, समझिएगा, सेम टू सेम पैटर्न वैसा ही बनेगा, बट जो डायरेक्शन आउटवर्ड है वो डायरेक्शन ऑफ इनवर्ड हो जाएगा। क्लियर है? बस डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। इस तरीके का डायरेक्शन होगा। यहां भी सेंटर पर E इक्वल टू जीरो आएगा एंड दैट इज कॉल्ड द नल पॉइंट। क्लियर है? तो बच्चों इस पैटर्न को भी आप बना लीजिएगा वहां पर। बच्चों अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स बता दी हुई हैं। ठीक, चलिए एक पॉइंट और भी मुझे याद आ रहा है, मैं बता देता हूं, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये भी। एक मिसकॉन्सेप्शन होता है बच्चों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती है कि जब हम किसी फील्ड में पॉइंट चार्ज को प्लेस कर दें, रख दें, तो वो फील्ड लाइन के अलोंग मूव करता है, या जिस लाइन के अलोंग मूव करता है दैट लाइन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कंप्लीटली गलत है। ये एक स्पेशल केस में सही होता है बच्चों, जैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती है। ठीक है, इसमें अगर यहां पर आप कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे तो वो इस लाइन के अलोंग चलेगा, वो इस लाइन के अलोंग मूव करेगा, यानी फील्ड लाइंस के अलोंग मूव करेगा। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज फ्रीली रखने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली टेस्ट चार्ज रखने पर वो जिस लाइन के अलोंग चलता है दैट लाइन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इस केस में चलेगा, यानी उस केस में चलेगा जब फील्ड लाइंस कैसी हो? स्ट्रेट हो। जब फील्ड लाइंस कर्व होती हैं लाइक ये,
जैसे ये मैं बताऊं, तो आप यहां पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को v इक्वल टू 0 रेस्ट पर छोड़ दे प्लस q चार्ज, तो फोर्स तो इधर रहेगा। ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। थोड़े दूर आगे जाने पर, यहां आने पर फोर्स तो इधर लगेगा, फोर्स इधर, फोर्स का डायरेक्शन बदल गया। बट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते जाते पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी क्रिएट हो चुकी है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी क्रिएट हो चुकी है, फोर्स का डायरेक्शन बदला है ना बच्चों। ध्यान दीजिए कि डायरेक्शन किसका बदला है, फोर्स का। तो जो वेलोसिटी क्रिएट हुई है, पार्टिकल फोर्स की तरफ नहीं चलता है, पार्टिकल कभी फोर्स की तरफ मूव नहीं करता है, पार्टिकल की तरफ मूव करता है वेलोसिटी की तरफ। तो पार्टिकल इस लाइन को छोड़ देगा, इस लाइन को छोड़ देगा, इधर कहीं आ जाएगा, हाँ डायरेक्शन फिर मूव करेगा। यानी पार्टिकल का जो मोशन होगा, लाइन जो होगी, वो कई सारी फील्ड लाइंस को, जैसे यहां से कहीं चला, ये कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो जो पार्टिकल का पाथ बनेगा वो कई सारे फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। तो ये बात याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। कर्व के केस में वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। ओके बच्चों, चलिए अब तक का मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सब कुछ बता दिया। आप यहां तक प्रिपेयर करके रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको प्रिपेयर करिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए।